हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल क्विक ब्रिक बंसी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। पिछली वीडियो में आपने देखा कि जो हमारे भारत के सामने जो राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां थीं, जैसे कि हमारा जो देश बना था, तो उसके सामने जो भी चुनौतियां आई उनके बारे में हमने पढ़ा था। और उसका एक हम रिवीजन इसे एक तरीक़ा से कर लें कि जो कौन कौन सी जो मुख्य चुनौतियां थी हमारे भारत के सामने। पहली चुनौती थी कि एकता के सूत्र में बांधना है, एकता और अखंडता को बचाना। यह हमारे भारत में एकता को कैसे कायम किया जाए, सभी को एक जगह कैसे कैसे बैठाया जाए, एक छतरी के नीचे कैसे बैठाया जाए, उसको कायम करने की थी। फिर दूसरी थी लोकतंत्र को कायम करने की, यानी हमारे देश में एक एक जगह तो हम सबको बैठा लिया, अब उस पर शासन कैसे किया जाए, किस परिस्थिति के किस स्थिति के द्वारा किया जाए, तो वो क्या था, लोकतंत्र को कायम करने की। और तीसरा था हमारी समूचे समाज का भला करना, यानी हर समूह का भला हो, बल्कि एक विषय का, यानी एक समूह का नहीं, यानी इसमें हर सभी जो भी समाज है हमारा, जो भी मनुष्य हैं, गरीब हैं, पिछड़ा हैं, सभी वर्गों का क्या हो, विकास हो और उनके लिए अच्छी अच्छी योजनाएं आएँ। वो थी हमारी तीसरी समस्या। अब उन तीन समस्याओं से तो हम जूझ गए थे भाई, उनसे जूझ ही रहे थे। अब हमारे सामने हमारे देश में खूब धूम धड़ाके से पटाखे फोड़े जा रहे थे, एक तरीक़ा से दीपावली सी बनाई जा रही थी। इतनी खुशियाँ थी उस समय जो भारत के सामने बहुत, मगर एक दुख का कारण, यानी एक कहते हैं ना, जब हम बहुत खुश हों और हमारे सामने कोई दुखद समाचार आ जाए तो हमारे एक तरीका का अरमान से टूट जाते हैं। ऐसा ही हमारे भारतवासियों के साथ हुआ था, हमारे साथ हुआ था। हम बहुत खुश थे, बहुत खुशी उल्लास से इतना खुश थे कि हमारे एक तरीका का, यानी हम उन शब्दों को बयान नहीं कर पा रहे थे कि हम कितने खुश हैं। मगर हमारे सामने एक और अंग्रेज़ों ने चाल कर दी, क्या कि जो हमारी मुस्लिम लीग थी ना, जो मुसलमानों के लिए कार्य करती थी, उसने 1914 यानी 1940 से ही उन्होंने ये प्रस्ताव रख दिया था कि हम क्या करेंगे, अलग पाकिस्तान चाहेंगे, यानी अलग पाकिस्तान की मांग उन्होंने 1940 से ही रख दी। किसने किसने रखी थी? जिन्ना ने। जिन्ना ने, जो इसका सदस्य था, उसने क्या कर दी कि हम 1940 से अलग देश बनाएंगे, और वो उनसे पहले से ही उन्होंने मन बना लिया था कि हम अलग राज्य करेंगे। फिर क्या हुआ था, जो हमारा विभाजन था, जो हमारा दुख का कारण था, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। विस्थापन और पुनर्वास, यानी यहाँ से एक जगह से लोग दूसरी जगह गए, वहाँ से लोग यहाँ पर आए, शरणार्थी बने, शरणार्थी के रूप में आए। यहाँ पर आज भी हम जो आप में बम्बई और जो दिल्ली वाला क्षेत्र है, आज भी बहुत शरणार्थी रहते हैं वहाँ पर। तो ये समय बहुत बुरा था। और आज की परिस्थिति भी देखें ना, तो वो भी परिस्थिति आज भी बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में देख लो, तो बांग्लादेश से हमारे यहाँ आए थे 80 लाख या 20 या 80 या 70 लाख लोग आए थे वहाँ से, और पाकिस्तान से यहाँ पर रहे थे। जो झोंपड़पट्टियों में रहते हैं वो भी बेचारे वही लोग हैं। तो आज भी हमारे सामने वो समस्याएं हैं और उनसे हमारा देश जूझ रहा है। अब हमारे सामने उस समय भारत के सामने क्या चुनौतियाँ थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। 14 और 15, यानी 14 और 15 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। यानी उस दिन 14 और 15 मध्य रात्रि को, या एक तरीक़ा से जब भाषण, यानी उस हमारा जब ऐलान हुआ कि भारत और पाकिस्तान, यानी भारत आज़ाद हो गया, पाकिस्तान को कोई नाम नहीं था पहले, यानी भारत आज़ाद हो गया। उसके बाद एक राष्ट्र अस्तित्व में नहीं, एक राष्ट्र का जन्म नहीं हुआ था, एक देश का जन्म नहीं हुआ था, उसमें दो देशों का जन्म हुआ था। वो कौन से थे? भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। ऐसा विभाजन के कारण हुआ, यानी ऐसा जो दो देश बने, किसके कारण हुआ? जो विभाजन कर दिया था अंग्रेजों ने, एक चाल रख दी थी। किसके लिए? जिन्ना के कान में फूंक डाल दी थी कि भाई अगर आप भारत में रहोगे तो आप कभी भी शासन नहीं कर सकते, और आप पर हिंदू ही शासन करेंगे। इसीलिए आप बचना चाहते हो और गुलाम नहीं बनना चाहते हो, तो आप अलग देश की मांग रखो और अलग देश बनाओ। और एक और बात कही थी मुसलमानों से अंग्रेज़ों ने, कि भाई तुम्हारे तो पुरखों और जो तुम्हारे परदादा हैं वो भारत पर बहुत सालों तक उन्होंने राज किया है। क्योंकि हमारे भारत पर आपने पढ़ा है कि हमारे भारत पर बहुत ज़्यादा मुसलमानों ने राज किया था। जो भी संतलत चली हैं, जो भी दिल्ली पर शासन चला है, वो मुसलमानों का ज़्यादा चला है। और वो कह रहे थे भाई जब तुम्हारे परदादा और जो तुम्हारे दादा परदादा और जो भी खानदान, जो भी पुराने खानदान हैं,
जब वो भारत पर राज करते आए हैं और आप इस समय तुम इनके नीचे रहोगे, तो इसीलिए आप अलग देश की मांग करो, अलग देश चाहो और उसमें आप ही के कार्यकर्ता और आप ही करता धरता हूँ। इसीलिए जिनने लालच आ गया कुर्सी का और उसने अलग देश की मांग कर दी और विभाजन बेचारा हो गया हमारे भारत का। जो ब्रिटिश जो इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया था, यानी ब्रिटिश जो इंडिया पहले हमारा देश का नाम था, यानी पहले भारत नहीं था, भारत तो पीछे हुआ है जब भारत और पाकिस्तान बने। पहले हमारे जो पूरे पाकिस्तान के क्षेत्रों क्या कहते थे, इंडिया कहते थे, और भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया। अपने इतिहास की पाठ्य पुस्तक में राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पढ़ा है हमने। जो हमारी जो इतिहास है हमने बहुत बार पढ़ा है राजनीति के जो अनुसार कि उसमें क्या क्या हुआ था, हमारे देश के सामने क्या क्या समस्याएं थीं। फलस्वरूप दोनों देशों के भूभाग को रेखांकित करते हुए एक सीमा खींच दी गई, यानी दोनों देशों की सीमाओं को निर्धारित कर दिया गया कि ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान में है और ये वाला क्षेत्र भारत में, यानी ये सीमाएं खींच दी गई। जैसे हमारे घर की जो सीमाएं होती हैं कि आपका घर इधर साइड पे, आपका घर इधर साइड पे, आपका चक इधर है, आपका चक इधर है, यानी 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ऐसी हमारे भारत और पाकिस्तान की सीमाएं खींच दी गई। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात की थी। यानी द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था कि 2 देश, यानी 2 देश बने, भारत और पाकिस्तान, इंडिया नहीं रहे, इंडिया को ख़त्म कर दिया जाए। इस सिद्धांत के अनुसार भारत के किसी एक कौम के नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान 2 कौमों के देश था। यानी हमारे देश में जो बहुसंख्यक कौन थे, एक तो हिंदू थे और एक कौन थे, मुसलमान। अब जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था वो कह रहा था कि भारत जो है वो हिंदुओं का देश रहे और मुसलमान जो है वो जो पाकिस्तान है वो मुसलमानों का देश रहे। ये किसने रखा था, मुस्लिम लीग ने। और इसी कारण मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग कर दी। अलग देश यानी पाकिस्तान की मांग कर दी किसने, मुस्लिम लीग ने करी है। ध्यान रखना है इसको कि मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत के अनुसार एक अलग देश की मांग की थी, वो था पाकिस्तान। और कांग्रेस ने द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी पाकिस्तान की मांग का भारी भरकम विरोध किया था, बहुत विरोध किया था। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान अलग हो, मगर मुस्लिम लीग ने ठान लिया था 1940 से ही कि हम पाकिस्तान बनाकर ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए। 1940 के दशक के राजनीतिक मोर्चे पर कई बदलाव आए। यानी मैंने आपको बताया 1940 के दशक में ही इसने फैसला कर लिया था। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक और प्रतिपक्ष ब्रिटिश शासन की भूमिका जैसी कई बातों पर जोर रहा है। और नतीजा क्या आया इसका, जो उनमें जो ब्रिटिश शासन की जो भूमिकाएं थी, जैसे कि कई बार जोर दिया गया था इस बात पर मुस्लिम लीग ने, कि नतीजा इसका ये आया कि पाकिस्तान की मांग मान ली गई, यानी पाकिस्तान बन गया। भाई पाकिस्तान बन गया तो फिर क्या हुआ, अब पाकिस्तान बनने के बाद अब हमारे सामने क्या हुआ कि विभाजन की प्रक्रिया क्या हुई। अब हमने ये तो मान लिया कि जो भारत और पाकिस्तान को 2 जन कौमों के आधार पर बांट दिया गया, हिंदू और मुसलमान, और उसकी मांग मान ली गई 1940 में। फिर उसके बाद क्या हुआ कि विभाजन की प्रक्रिया, अब उसका विभाजन कैसे हुआ, बंटवारा क्या हुआ, क्या क्या बदलाव हुआ है, किसके हिस्से में क्या चीज़ आई, किसके हिस्से में क्या चीज़ आई, उस बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फैसला हुआ कि जिस भूभाग को इंडिया के नाम से जाना जाता था, अब वो भारत और पाकिस्तान के 2 देशों के बीच बांट दिया जाए। यानी जैसे जो पूरा जो क्षेत्र था, सिंध से लेकर कन्याकुमारी से लेकर पूर्व तक जो भी क्षेत्र था वो क्या कहलाता था, इंडिया के क्षेत्र के नाम से जाना जाता था पहले, जब ब्रिटिश जो सरकार थी उस पर हमारे पर राज्य करती थी, उस तक। उसके बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद विभाजन के कारण उस देश को, इंडिया के भूभाग को क्या कहने लग गए, भारत और पाकिस्तान 2 देशों के बीच बांट दिया गया। यह विभाजन दर्दनाक था भाई, दर्दनाक। ये दर्दनाक ऐसे था कि इसमें हमारे देश के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को भी, हमारे भारतवासियों के लोगों को भी इतनी समस्याएं आई थी कि उन शब्दों को मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता।
ये हमारे देश के लिए और उस देश के लिए एक समय का, एक काली रात के समय पे माना जाता है, यानी उस समय काला समय था ये हमारे सभी के लिए। इस फैसला करने और अमल को लाना कठिन था। भाई फैसला तो हो गया कि भारत और पाकिस्तान की दो सीमाएं बांट दी जाएं, और यहाँ पर जो भी क्षेत्र वहाँ पर बहुसंख्यक मुसलमान है वो पाकिस्तान हो जाएगा, वहाँ पर हिंदू बहुसंख्यक है वहाँ पर हिंदू हो जाएंगे, वो पास भारत बन जाएगा। भाई कहना तो सरल है मगर उसको करना बहुत कठिन होता है। तय किया गया कि धार्मिक बहुसंख्यक के विभाजन का आधार बनाया जाए, यानी क्या किया जाए, जो धार्मिक जो बहुसंख्यक को विभाजन का आधार बनाया जाए। यानी विभाजन का क्या मुद्दा लाया गया, उसका एक क्या सूत्र के आधार पर विभाजन किया गया, कि धर्म के आधार पर विभाजन किया गया। इसके मायने यह थे कि जिन इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे, यानी उस समय जो जिस क्षेत्र में मुसलमान बहुसंख्यक थे उस क्षेत्र को क्या किया जाए, पाकिस्तान के नाम दिया जाए, और शेष हिस्से को क्या किया जाए, यानी भारत कहा जाए। अब जाने जो धर्म के आधार पर तो बंटवारा हो गया, यानी जिस समय पे जिस क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा होगी उस क्षेत्र को हम पाकिस्तान मान लेंगे, यानी उस भूभाग को, और शेष जो हिस्सा बच जाएगा वो भारत कहलाएगा। यह बात थोड़ी आसान पड़ती है, ये बात कहने में तो आसान पड़ती है कि भाई वहाँ पर हिंदू है, वहाँ पर भारत बन जाएगा, और वहाँ पर मुसलमान है वहाँ पर पाकिस्तान बन जाएगा। भाई ऐसा नहीं था। मुसलमान हर क्षेत्र में फैले हुए थे, कहाँ कहाँ पर पाकिस्तान बनता। यानी कहना आसान है कि वहाँ पर भारत, जो वहाँ पर हिंदू हैं वहाँ पर वो भारत बन जाएगा, वहाँ पर ज़्यादा मुसलमान है वहाँ पर वो बन जाएगा, यानी हर क्षेत्र में मुसलमान थे। तो फिर क्या था, फिर कैसे समस्याएं आई थी, जो समस्याएं फिर क्या थी कि क्या करते कि पाकिस्तान जो दो देशों में शामिल होंगे, यानी जो इस एक पश्चिम, यानी एक क्षेत्र, यानी एक इलाका पश्चिम में था और दूसरा इलाका किस में रखा गया, पूरब में। यानी पाकिस्तान जो मुसलमानों की आबादी थी, यानी जहाँ भी मुसलमान बहुसंख्यक थे वहाँ पर क्या किया जाए कि जो आबादी थी मुसलमानों की, एक क्षेत्र तो क्या था, पश्चिम में था उसका, और दूसरा क्षेत्र पूरब में। यानी जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दो देश बने थे पहले, दो जगह जो ज़्यादा थे मुसलमान थे। ऐसा कोई तरीका नहीं था कि इन दोनों इलाकों को जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। भाई ऐसा तो नहीं था कि पूर्वी जो क्षेत्र है उसको पश्चिमी में उठा के ले जाओ, और पश्चिम वाला क्षेत्र है उसको पूर्व में उठा के ले जाओ, तो दोनों की ज़मीन आसमान का अंतर था उनको एक करने का। और यह एक फैसला ऐसा, एक समस्या ये आ गई, किसके देखते हुए ये फैसला हुआ, यानी अब ये दोनों जमें, जो पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र, ये एक तो किए जा नहीं सकते। अब इसके लिए एक फैसला लिया गया कि पाकिस्तान को दो इलाकों में शामिल होंगे, यानी पाकिस्तान दो इलाके होंगे, क्या, एक तो पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान, यानी दो पाकिस्तान बने और एक भारत बना, यानी तीन क्षेत्र बने थे। एक तो पश्चिम में क्या बना था, पश्चिमी पाकिस्तान, पूरब में क्या बना था, पूर्वी पाकिस्तान, शेष जो हिस्सा बचा था वो भारत कहलाया गया था। इनके बीच भूभाग एक बड़ा विस्तार रहा, यानी इनके बीच पूर्वी पाकिस्तान, इनके बीच के क्षेत्र को भूभाग यानी बड़ा विस्तार रहेगा। दूसरी बात यह थी कि मुसलमान बहुल्य हर इलाका पाकिस्तान में जाने के लिए राजी नहीं था। अब भाई हर एक मुसलमान ये नहीं कह रहा था कि हम पाकिस्तान में जाएंगे, कुछ जानी कहते हैं कि बहुत मुसलमान नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान में जाएं, कुछ मुसलमानों को तो ज़बरदस्ती ले जाया गया था, और भारतीय जो थे वो मुसलमानों में तो जाना नहीं चाहते थे बिल्कुल। यानी जो मुसलमान थे ना वो भी पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे, वो भी कह रहे थे कि हम हिंदुस्तान में ही रहेंगे, भारत में ही रहेंगे। फिर क्या हुआ था, उनकी प्रसिद्धि और नहीं चाहता था, जो एक प्रमुख हैं, कौन है, खान अब्दुल बखार, जो हमारे एक जो प्रसिद्ध माने जाते, एक तरीका ये सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, जो पश्चिम के जो सीमा जो क्षेत्र था, जो पश्चिमी पाकिस्तान बना था, जो निवृत्त नेता थे। उनकी प्रसिद्धि किसके लिए थी, वो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे, के रूप में भी थे, यानी वो सीमांत गांधी के नाम से भी जाने जाते थे। किसको, खान अब्दुल गफ्फार खान को, जो पश्चिमी उत्तर सीमा के एक
नेता थे। वो द्विराष्ट्र सिद्धांत के बिल्कुल एकदम खिलाफ थे। ये भी मुसलमान थे देख लो, मगर ये द्विराष्ट्र सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ थे और ये कह रहे थे कि भाई ये वाला जो पश्चिम वाला क्षेत्र है वो भारत में ही रहे। मगर जो जिन्ना की जिद थी कि नहीं, ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान में ही जाएगा, इसीलिए उनकी बात दाब दी गई और पश्चिमेतर जो सीमा थी वो कर दी गई, पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। जब पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया तो उसके बाद क्या हुआ, सहयोग से उनकी आवाज़ की अनदेखी की गई और पश्चिमेतर सीमांतर को पाकिस्तान में शामिल जन मान लिया गया। जो पश्चिमेतर जो सीमांत प्रांत था उसको क्या कर लिया गया, पाकिस्तान में मान लिया गया। पश्चिम में एक सीमांत यानी एक राज्य था उसको भी शामिल कर लिया गया। अब भाई तीसरी समस्या क्या थी कि तीसरी समस्या भी बहुत विकट थी। और तीसरी समस्या क्या विकट थी कि ब्रिटिश इंडिया जो था उस समय आज़ादी से पहले मुसलमान बहुल प्रांत जन पंजाब और बंगाल के अनेक हिस्सों में बहुसंख्यक यानी गैर मुसलमान आबादी वाले क्षेत्र थे। यानी दो क्षेत्र थे, एक तो पंजाब और बंगाल, अनेक हिस्सों में बहुसंख्यक और गैर मुसलमान आबादी वाले क्षेत्र थे। यहाँ पर मुसलमान भी बहुत थे और गैर मुसलमान भी होते, सिख भी बहुत थे और इसमें भी जो बंगाल में जो बंगाली बहुत थे। ऐसे में फैसला हुआ कि ऐसे में भाई फैसला किया गया कि दोनों प्रांतों को भी बंटवारा धार्मिक के आधार पर किया जाए, यानी बहुसंख्यक के आधार पर किया जाए और इनमें जिले अथवा उसके निचले सत्र को प्रशासनिक इलाके के आधार पर माना जाएगा। यानी जो भी उसका क्षेत्र बनेगा जो निचला, उसको क्या करेंगे, प्रशासन के आधार पर माना जाएगा। 14 और 15 यानी 1947 की मध्य रात्रि तक ये फैसला नहीं हो पाया था कि पंजाब और बंगाल वाला क्षेत्र पाकिस्तान में जाएगा या हिंदुस्तान में रहेगा। ये समस्याएं यानी इसका मतलब ये हुआ कि आज़ादी के दिन तक अनेक लोगों को ये नहीं पता था कि वो भारत में है या पाकिस्तान में है या पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रयोदशी शामिल था। यानी इसका क्या था कि बहुत से लोगों को मध्य रात्रि को 14 और 15 मध्य रात्रि को ये नहीं पता था कि हम पाकिस्तान में हैं या हिंदुस्तान में। फिर क्या हुआ कि जो बंगाल वाला जो क्षेत्र था, यानी पंजाब और वे भारत में हैं या पाकिस्तान में, यानी बहुत लोगों को ये नहीं पता पड़ रहा था 14 और 15 मध्य रात्रि को कि हम भारत में या पाकिस्तान में। भाई कुछ लोग तो सो रहे थे उस समय और कुछ लोग जग रहे थे। अब कुछ लोग जो सो रहे थे उनको क्या पता है कि क्या हो रहा है, अब जो सो रहे थे वो तो सो रहे हैं और जो जग रहे थे उनको ये भी नहीं पता था वो क्या रहा है। तो इसीलिए बहुत लोगों को ये नहीं पता था कि हम पाकिस्तान में या भारत में, यानी सब लोगों को कब पता पड़ा था, सुबह पता पड़ा था कि हम भारत में हैं या पाकिस्तान में। और पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रयोदशी साबित हुई। यानी ये दो क्षेत्र ही एक ऐसे थे कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मार काट हुई थी। ये वाले क्षेत्र के इतने बुरे क्षेत्र थे कि यहाँ पर सबसे पहले दंगा हुआ था और मार काटें भी यहीं से प्रारंभ हो गई थीं। इसीलिए पंजाब और बंगाल का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रयोदशी साबित हुआ था। अच्छा, इसमें पहली दी हुई है कि अच्छा तो मुझे अब पता चला कि पहले जिसे पूर्वी बंगाल कहा जाता था वही आज का बांग्लादेश है। तो क्या यही कारण है कि हमारे बंगाल को पश्चिमी बंगाल कहा जाता है? हाँ जी, यही कारण है कि जो पूर्वी बंगाल जो था वो आज बांग्लादेश बन चुका है और हमारा जो उसमें बंगाल वाला जो क्षेत्र बचा हुआ था, जो हमारे हिंदू भाई लोग रहते थे, वो वाला पश्चिमी बंगाल के नाम से जानते हैं, पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। अब जो भाई तीसरी समस्या क्या थी, इससे समस्याएं जुड़ी हुई कि चौथी क्या थी। अब जो चौथी जो समस्याएं थी वो समस्या क्या थी, यानी चौथी समस्या से जुड़ी थी
कि विभाजन की सबसे अबूझी कठिनाई या अल्पसंख्यकों की थी। अब भाई चौथी समस्या क्या थी कि जो अल्पसंख्यक थे, अब इनके लिए क्या हुआ। भाई अल्पसंख्यक क्या करते बेचारे, उधर भी मरना इधर भी मरना। वो तो बेचारे यहाँ से गए तो मरे, वहाँ से गए तो मरे। वो भारत से पाकिस्तान गए तो वहाँ पर उनको रहने के लिए घर नहीं मिला, और जो पाकिस्तान से लोग जो भारत आए थे उनके लिए भी घर नहीं मिला था। अब भाई समस्याएं दोनों लंग थी, किसके लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। और जो शरणार्थी थे बेचारे, भाई अब ये समस्याएं उत्पन्न बहुत बड़ी बनती गई, और सीमाओं के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थी। भाई ऐसा नहीं है कि हमारे भारत में ही अल्पसंख्यक थे, पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक थे, क्योंकि वहाँ पर हमारे हिंदू भाई जो रह रहे थे वो नहीं आना चाहते थे कुछ लोग, और जो वहाँ पर हमारे यहाँ जो मुसलमान लोग थे वो भी नहीं जाना चाहते थे। इसीलिए दोनों तरफ अल्पसंख्यकों की समस्या थी। जो इलाके अब पाकिस्तान में हैं वह लाखों की संख्या में हिंदू हैं और सिख की आबादी थी, यानी ये क्या है, अल्पसंख्यक हो गए पाकिस्तान में। इसी तरह पंजाब और बंगाल के भारतीय भूभाग के लाखों की संख्या में क्या है, मुसलमान आबादी है। और जो पंजाब और बंगाल वाला जो क्षेत्र है उस जगह भी क्या है, लाखों की संख्या में हमारे में मुसलमान लोग रहते हैं। इसीलिए भाई वहाँ पर भी अल्पसंख्यकों की समस्या है और हमारे यहाँ भी अल्पसंख्यकों की समस्या है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को भी मुसलमानों को एक बड़ी आबादी थी। ऐसा नहीं है कि बंगाल वाला और पंजाब वाला क्षेत्र ही मुसलमानों के लिए वो था, यानी इसके लिए वहीं पर रहते थे वो। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था भारत में जहाँ पर मुसलमान न रहते हों, यानी हर जगह टपका दिए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। यानी ये इसका मुसलमानों को फैलाने के लिए उनका एक उद्देश्य था कि इतना हम इनको एक साथ रखेंगे। अगर मुसलमानों को वो एक गांव में रखते तो वो एकजुट हो जाते, यानी एकता में बहुत शक्ति होती है। और अगर वो, इसीलिए मुसलमान हर जगह उन्होंने फैला दिया अपने फ़ायदे के लिए फैला दिए। ये सब लोग एक तरह सांस में थे, यानी इन लोगों की जो आबादी थी वो एक तरह की सांस में थी। इन लोगों को लिए ये पता लगा कि हम तो अपने ही घर में विदेशी हो गए। अब ये बेचारे मन में रोने लगे, विलाप करने लगे, कहने लगे कि भाई हम तो अपने घर में ही विदेशी बन चुके हैं। यानी जैसे हम आए घर में और हम कुछ एक तरीक़ा से हम बाहरी के घर, कोई बाहरी क्षेत्र, जन बाहर वाले हमारे यहाँ कोई अतिथि आया है और हमसे कह दिया जाए हमारे घर वाले, अरे ये कौन है भाई, तू हमारे यहाँ क्यों आया, यानी हमसे ही कहने लगे हमारे घर वाले ही, तो हमको क्या कहिए, अपने घर में ही हमको विदेशी बना दिया। और उस समय हमको बहुत बुरा लगेगा, यानी हमारी इतनी इंसल्ट कर दी, हमारा इतना अपमान कर दिया। ऐसा ही उस समय लोगों के साथ हुआ था। वो लोग जो थे अपने घर में ही विदेशी बन गई। जिस ज़मीन पर वे उनके पुरखे, यानी वो जो उनके दादा परदादा जो थे आबादी रही, उसी ज़मीन पे वो विदेशी बन गए। यानी अपने घर में जो विदेश में जो उनके पूर्वज जो रहते थे, उनके माता पिता और उनके दादा दादी परदादा से परदादा वो रहते थे, उसी ज़मीन पर वो क्या बन गए, विदेशी बन गए, पराए देश के बन गए। जैसे ही ये बात साफ हुई कि देश का बंटवारा होने वाला है, जैसे ही दोनों तरफ अल्पसंख्यकों पर हमला होने लग गए। जैसे ही ये सब पता पड़ी कि भाई देश का बंटवारा होने वाला है धर्म के आधार पर, तो जो अल्पसंख्यक थे दोनों तरफ, अब वो समस्याएं उनके लिए बहुत बड़ी हो गई। अब वो भाई उन पर हमले होने लग गए, उन पर अत्याचार होने लग गए, शोषण होने लग गया उनका। इस कठिनाई से उबरने के लिए इनके पास एक तरीका का, ये समझ लो, बहुत विस्मय पड़ गए कि भाई करें तो करें क्या। और आपको बड़ी आश्चर्यजनक की बात होगी कि जो अल्पसंख्यक थे उन पर हमले जो होने लग गए थे, यानी उन पर एक तरीका से समझ लो कि मारकाट, यानी जन तलवारों से उन पर हमले होने लग गए। ऐसा नहीं था, उन पर उनकी बहन बेटियों को, यानी उनकी जो बहन बेटियां थी, बहू थी, उन सभी के साथ बलात्कार जैसे अनेक कार्य हुए। यानी हर तरीक़ा से उन पर शोषण किया गया, गरीबी से, धर्म से,
उनकी बहन बेटियों से, सब तरीक़ा से उन पर क्या किया गया, बहुत बड़ा समस्या उनके सामने शोषण किया गया। और इस कठिनाई से उभरने के लिए किसी के पास कोई योजना भी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि सरकार ने कोई योजना थी बनाई थी कि हम ऐसे वहाँ से 10,000 लोग वहाँ से निकालेंगे पाकिस्तान से, और 10,000 लोग यहाँ पाकिस्तान से वो मुसलमान भेजेंगे। ऐसी कोई योजना नहीं थी सरकार की, बस सरकार ने तो फैसला कर दिया। अगर सरकार यहाँ पर एक तरीक़ा से कार्य करती कि 15 दिन या 20 दिन का समय देती दोनों तरफ, तो इतनी मारकाट ना होती शायद। शुरू में लोग भाग नेता यही मान चल रहे थे कि हिंसा की घटनाएं अस्थायी हैं और जल्द ही इनको काबू कर लिया जाएगा। यानी बहुत से नेता कह रहे थे कि भाई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, इनको हम काबू कर लेंगे, ऐसे कुछ नहीं है। मगर उनको क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। लेकिन बड़ी जल्द ही नियंत्रण से बाहर, यानी ये दोनों जो बेचारे नेता कह रहे थे कि हम तो इसको काबू कर लेंगे, मगर नेताओं के हाथ से ये बाजी निकल गई और अल्पसंख्यकों के पास एकमात्र रास्ता यही बचा था कि वो अपने अपने घर को छोड़ दें। और कई बार तो इन्हें ऐसा चंद घंटों में मोहल्लों को भीतर करना पड़ा, यानी कुछ घंटों में ही मोहल्लत के भीतर करना पड़ा। यानी अपने लोगों को ही वो दुकानें लग गई, छुपाने लग गई। किससे? जो भी वहाँ पर जो अल्पसंख्यक जो बहुसंख्यक थे उनसे। ऐसे समस्याएं आने लग गई और बहुत सी समस्याएं आई थी। ऐसा नहीं था कि जो अल्पसंख्यक थे उनके सामने इतनी विकट समस्याएं थी कि विभाजन की सबसे बड़ी समस्या इन लोगों ने झेली थी, किसी और ने नहीं झेली थी। भाई जो कम लोग होता है, जो छोटा समूह होता है, उस पर हर एक कोई शोषण कर लेता है। और 4 वाले लठिया वाले हो ना, उन पर तुम हमला करके दिखाओ, पता पड़ जाएगी, तोड़ के धर देगा। और एक बेचारा दुबला पतला आदमी पर तुम हमला करोगे तो वो हमले से तुम पर कोई बार नहीं करेगा और आप उससे अच्छा शोषण कर सकते हो। ऐसा ही इन अल्पसंख्यकों के साथ हुआ था। अब भाई ये तो हो गया, बेचारे बहुत परेशानियां झेली। अब क्या था, जो विभाजन का परिणाम था, अब उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अब विभाजन का परिणाम क्या हुआ? भाई विभाजन का परिणाम बहुत बुरा हुआ। अब हम इसमें करेंगे विभाजन का परिणाम। सन 1947 के बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने में मजबूर हुई। यानी अब क्या हुआ, दूसरी जगह जो अल्पसंख्यक थे, जो भी मुसलमान लोग थे, वो पाकिस्तान जाने लग गए और पाकिस्तान से हिंदू आने लग गए। आबादी का यह स्थानांतरण अकस्मायक और अनियोजित और त्रुटि से भरा था। यानी जो आने जाने की जो सुविधाएं थी, जो शरणार्थी आ रहे थे और जा रहे थे, ये एक तरीका की कोई योजना नहीं बनाई थी कि वहाँ से 10,000 लोग आएंगे, यहाँ से 20,000 लोग जाएंगे, वहाँ से 5,000 लोग जाएंगे, यहाँ से 10,000 लोग जाएंगे। कोई योजना नहीं बनाई थी, गैर योजना सब चल रहा था ये। और इसी वजह से इन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। मानव इतिहास के अब तक ज्ञात सबसे बड़े स्थानांतरणों में से एक था। यानी सबसे ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह जो लोग गए थे, हमारे देश के बंटवारे पर ही गए थे। और आज तक कोई देश ऐसा हालत में आज़ाद नहीं हुआ था। इतनी बुरी परिस्थितियां थी कि कुछ बोलने लायक नहीं है यार, बोलेंगे तो रुबास आ जाती है, इतनी समस्याएं विकट थीं। और धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया गया। लोगों ने एक दूसरे समुदाय के लोगों पर बेरहमी से मार डाला। एक समूह के दूसरे समूह पर लोग क्या करने लग गए, लोगों पर बेरहमी से मारने लग गए। यानी हिंदू मुसलमानों को मारने लग गए और मुसलमान हिंदुओं को मारने लग गए। और सबसे ज़्यादा जो मारकाट हुई वो क्षेत्र कौन से थे? लाहौर जो क्षेत्र था। और दूसरा क्षेत्र कौन सा था? अमृतसर, कलकत्ता जैसे संप्रदाय के अखाड़े में तब्दील हो गए। फिर क्या हुआ, जो भी क्षेत्र थे, जो कलकत्ता, अमृतसर, और ये क्या हुआ, यहाँ पर बहुत बेरहमी से लोगों को मारा गया। जिन इलाकों में हिंदू ज़्यादा और सिख की जो आबादी थी, उन इलाकों में मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया, ना जाते थे ना आते थे। और ठीक उसी तरह
ठीक उसी तरह मुसलमान बहुल आबादी इलाके वाले क्षेत्रों में हिंदू और सिखों ने भी जाना छोड़ दिया। जहाँ पर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी वहाँ पर मुसलमानों ने जाना छोड़ दिया, और वहाँ पर हिंदुओं और मुसलमानों की संख्या कम थी वहाँ पर हिंदुओं ने जाना छोड़ दिया। लोग अपने अपना घर बार छोड़ने के लिए मजबूर हुए और वो सीमा के एक तरफ से दूसरी तरफ इस क्रम के लोगों को बड़ी से बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ा, और दोनों ही तरफ के अल्पसंख्यकों को अपने घर से भाग खड़े हुए, और अक्सर अस्थायी पर उन्हें शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी। यानी जो भी बेचारे जो लोग थे हम तुम बार, वो बड़ी समस्या में आ गए, और क्या हुआ, उनके सामने रहने और सहने के लिए बहुत बड़ी समस्याएं हो गई थी। अब करें तो करें क्या। उन बेचारों ने आकर दिल्ली में जो भी शिविरें आज तक बने हुए हैं, जो झोंपड़पट्टी डाले हुए हैं, वो भी शरणार्थी ही थे और शरणार्थी हैं। तो क्या हुआ, जो शरणार्थी वो शिविरों में पनाह ले ली गई, और कल तक जो लोग का अपना वतन हुआ करता था, वहीं की जो पहले हम क्या कहते थे, हम भारतीय हैं, यानी अगर हम मुसलमान होते या कोई हिंदू होते, अगर हम हिंदुस्तान में होते तो अगर हम हिंदू होते तो हम पर पाकिस्तानी जुल्म करते, अगर हम हिंदू मुसलमान होते तो हम हिंदुस्तान में एक तरीक़ा से बदसलूकी होती। तो वहीं की जो हमें एक तरफ से हम अपने देश को एक मानते थे, जब तक हम भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उस समय से अब तक जो आज़ाद हो चुका था, विभाजन हो रहा था, तो उस समय जो पुलिस थी ना, वो अपने लोगों पर ही, यानी अपने हम पर ही एक तरीका, और स्थानीय प्रशासन अब इन लोगों के साथ रुखाई का बर्ताव कर रहा था, यानी बहुत ऐसी तरीका से देख रहा था कि ये अब एक हमारे ऊपर, एक हमारे लिए क्या है, ये बोझ हैं, हमारे लिए दुश्मन है, इनको मारो। यानी अपने घर में ही हम बेगाने हो गए। इन लोगों के साथ रुखताई का बर्ताव नहीं कर रहा था, और लोगों को सीमा के एक तरफ जाना पड़ा। यानी फिर क्या हुआ भाई, अब एक बात बताओ, जब हमारी सुरक्षा सीमा और हम पर ही जब हमला करने लग गई तो हम दूसरी जगह जाएंगे। फिर क्या होने लग गया कि लोग एक जगह से दूसरी जगह लोग यानी सीमा पार करने लग गए। ऐसा उन्होंने हर हाल में करना पड़ा है भाई। अगर ना करते तो बेचारे, अगर पाकिस्तान में होते हैं तो हिंदू ने मार देते, और हिंदुस्तान में होते तब पाकिस्तान वाले मार देते। यानी दोनों क्षेत्रों में क्या होता, उन पर विवाद होता। यानी हिंदू मुसलमानों को नहीं छोड़ रहे थे, मुसलमान हिंदुओं को नहीं छोड़ रहे थे। अक्सर लोगों ने पैदल चलकर यह दूरी तय की थी। सीमा के दोनों तरफ हजारों की तादाद में औरतों को अगवा कर लिया गया। यानी दोनों तरफ जो क्या हुआ, जो सीमा के दोनों तरफ क्या हुआ, औरतों को अगवा कर लिया गया और जबरन शादी करनी पड़ी, और अगवा करने वाले का धर्म अपनाना पड़ा। अब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर जो मुसलमान जो था, मुसलमान में ज़्यादा हुआ था ये, मुसलमान जो क्षेत्र था पाकिस्तान में जो हुआ कि जहाँ से जो हिंदुओं की जो बेटियाँ बहन बेटी आ रही थी पाकिस्तान जो हिंदुस्तान, तो उनको अगवा कर लिया गया, बलात्कार किया गया, उनको शोषण किया गया, और उनको जबरन क्या किया, शादी कर ली गई, और उनका जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया। कई मामले ये भी हुआ कि खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल की इज्जत बचाने के नाम के लिए अपनी ही बहन बेटियों बहू बेटियों को मार डाला। कितना बुरा समा होगा ये, यार कितनी बुरी विपत्ति होगी उस समय ये। यानी हम अपने कुल की इज्जत बचाने के लिए अपनी बहन बेटियों को मारा था हमने, और कहते हैं पाकिस्तान वाले क्या है, तुम्हारी वजह से ही तो हुआ था ये। अगर तुम अलग पाकिस्तान की मांग नहीं करते तो इतना खून खच्चर नहीं होता, और ये तुम्हारे वजह से ही हमारे लोगों को, आपके लोगों को समस्याएं झेलनी पड़ी थी। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए भाई, बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए, आने जाने में दंगा मर गए, कोई कहूँ पे बेचारे कुचल के मर गए, कोई कहूँ पे मार काटते मर गए, कहूँ बेचारे जल गए, कहूँ कछुए को। लोग सीमा पार करने की किसी तरह से सफल तो रहे, जो कुछ लोग बेचारे सफल हो गए थे सीमा पार करने के लिए, उन्हें पाया कि वे बैठने को हो गए, यानी उनको ने पाया कि अब वे बेठिकाना हो गई। वे ठिकाना माने अब उनके लिए रहने के लिए कोई जगह नहीं है, वो घर वाले जन बेघर हो गए वो। और इन लाखों की शरणार्थी के लिए देश की आज़ादी का मतलब था कि महीनों और कभी कभी सालों तक किसी शरणार्थी शिविर में ज़िंदगी काटना था। अब भाई नेताओं को तो मिल गया अलग देश, कुर्सी मिल गई,
अब जो समस्याएं झेली थी किसने झेली? आम लोगों ने। उनको क्या था भाई, वो तो बेचारे वो नहीं चाहते थे ना कि भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो, अलग देश बटें, सीमा का निर्धारण किया जाए, वो नहीं चाहते थे ना। आज भी ऐसा होता है, पाकिस्तान अपने स्वार्थ और कुर्सी के लिए सब कुछ कर देता है, होता है कि नहीं? ऐसे ही उस समय नेताओं ने नहीं सोचा कि ये हम किसी एक योजना के अनुसार अगर ये करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा, मगर उन्होंने कोई योजना नहीं बनाई, और ना योजना बनाने के लिए इन लोगों को बहन बेटियों के साथ बड़ा बर्ताव किया गया, शोषण किया गया, बहुत बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए और बेचारे बेट ठिकाना हो गए, यानी उनके लिए यानी उनको बेघर हो गए, और वो रहे तो रहे कहाँ। कुछ सालों 2 या 3 साल 5 सालों तक वो बेचारे शिविरों में उन्होंने जीवन काटा। अब भाई शिविरों में क्या होता है, पल्ली डाल लो, पल्ली डाल के चारों तरफ से। अब भाई दिसंबर का महीना, जनवरी दिसंबर का महीना हो तो उस समय बताओ कैसे आदमी रह लेगा? ठंड में ही मर जाएगा बेचारा, भूख तो अलग रही, ठंड में ही मर जाएगा। भारत और पाकिस्तान के लेखक, कवि, फिल्म निर्माताओं ने अपने उपन्यास, लघु कथा, कविता, फिल्म के इस मारकाट को निरसंधता का जिक्र किया है। यानी हमारे जो कथाओं के माध्यम से हमको पढ़ाया जाता है कि हमारा भारत कैसे आज़ाद हुआ, कैसे कैसे समस्याएं आई, फिल्म के आधार पर भी हमको दिखाया जाता है। जो आपने देखी होगी गदर मूवी में, जो शुरू में जो मूवी स्टार्ट होती है, जो एक वहाँ से लाहौर से यहाँ पर अमृतसर जो ट्रेन आती है और अमृतसर से वहाँ पर जाती है, वो दृश्य सच्चाई पर निर्भर है। ऐसे ही लोग मार कर काट कर रेल में, इधर रेलगाड़ी थी लाशों से भरी आई थी, और इधर से भी रेलगाड़ी लाशों से भरी गई थी। इसको दर्शाया गया है। विभाजन की विपदा का जिक्र करते हुए रचनाकारों ने अक्सर वही जुमला इस्तेमाल किया जो विपत्ति को झेलने वाले बंटवारे का जिक्र करते हुए थे। यानी कुछ जो रचयिता थे इसका, उन्होंने यही किया कि जो बंटवारे में हमारे लिए जो समस्या आई थी उन्हीं के बारे में उन्होंने जिक्र किया, और इनका मतलब था कि दिल के दो टुकड़े हो जाना। यानी हमारा विभाजन क्या था, एक दिल के दो टुकड़े, यानी भारत इंडिया क्या था, एक दिल था, और उसका टुकड़ा हो गया तो क्या, एक दिल के दो टुकड़े हो गए, यानी बेचारे बेगाने हो गए, बेवफा निकले। और विभाजन में सिर्फ संपदा और देनदारी और परासंपत्तियों का ही बंटवारा नहीं हुआ, यानी ऐसा नहीं था विभाजन में इन चीज़ों का ही हुआ, और भी चीज़ों का बंटवारा हुआ था। इस विभाजन के दो समुदायों के बीच पड़ोसी की भांति रहते हुए थे, और इसके अलावा एक शिकार हुए। यानी आज तो कुछ लोग कुछ साल पहले क्या थे, अपने पड़ोसी की भांति रहते थे, भाईचारे से रहते थे। यानी कुछ सालों में, 1-2 सालों में या 6 महीने में क्या हो गया, वो क्या हो गए, बेघर हो गए। बेघर होने के कारण उनको समस्याएं झेलनी पड़ी। तो क्या हुआ कि विपत्ति संपदाओं के साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, यानी अब इनके शिकार जो हुआ, बंटवारा जो हो रहा था विभाजन का, जो विपत्ति संपदाएं के साथ साथ टेबल भी बांटी गई, कुर्सी भी बांटी गई, टाइपराइटर भी बांटी गई, प्लस के वाद्य यंत्र, जिनके शस्त्र थे, जो भी हथियार थे, उनको बांटा गया, और सरकारी और रेलवे कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। अब तक साथ साथ रहते आए दो समुदाय एक हिंसक और भयावह विभाजन था। अनुमान किया जाता है कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों ने अपने घर बार छोड़े और सीमा पार जाना पड़ा, और विभाजन की तकरीबन 5 लाख से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। यानी इस विभाजन में, जो बंटवारे में क्या क्या बंटवारा, हर एक चीज़ का बंटवारा हुआ था। टेबल, कुर्सी, कप, बेंच, चेयर, सब चीज़ का बंटवारा किया था इन पाकिस्तानियों ने। मगर आज भी बेचारे भिखमंगे के भिखमंगे ही हैं, ठीक है। और इसमें जो क्या था, विभाजन के कारण 80 लाख लोगों ने, बेचारों ने अपने घर बार छोड़ा था। इस विभाजन के कारण 5 लाख से 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। प्रशासनिक मुश्किलों और वित्तीय कठिनाइयों के अतिरिक्त विभाजन के साथ कुछ और ज़्यादा गहरे मुद्दे जुड़े हुए थे। भारत के नेता द्विराष्ट्र सिद्धांत में यकीन नहीं करते थे। भारत की जो कांग्रेस सरकार थी वो द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थी, वो भी मैंने आपको पहले बताया है। बहरहाल विभाजन को 2 धर्मों के आधार पर ही हुआ था। जो विभाजन क्या था, धर्म के आधार पर हुआ था, कौमों के आधार पर हुआ था।
क्या इस वजह से भारत अपने आप को एक हिंदू राष्ट्र बन गया? क्या इस आधार पर भारत जो हिंदू रह गया था, यानी हिंदू राष्ट्र बन गया था? नहीं बन पाया था, क्योंकि हमारे यहाँ से बहुत मुसलमान लोग नहीं गए थे। विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी क्या थी? मुस्लिम आबादी क्या थी? पाकिस्तान में ही मुस्लिम आबादी पाकिस्तान में चली गई। यानी विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान में तो चले गई। इसके बावजूद 1951 में, क्या 1951 में भारत की कुल आबादी के 12% मुसलमान थे। और ऐसे वक्त में ऐसा सवाल ये खड़ा होता है कि भारत अपने मुसलमान नागरिकों और दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों भारत जो था, जो अल्पसंख्यक जो लोग थे, उनके साथ कैसा बर्ताव करेगा? क्या उनको मारेगा? क्या उनको काटेगा? नहीं, ऐसा नहीं किया था भारत ने, और आज तक नहीं करता। बंटवारे के कारण हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव पहले से ही कायम था। यानी पहले से ही विवाद था, कभी किसी के ऊपर, किसी धर्म के ऊपर, किसी कवि के ऊपर लड़ते ही रहे और आज भी लड़ रहे हैं। इन संघर्षों के साथ प्रतिस्पर्धी राजनीति में हित जुड़े थे। यानी इसमें क्या थे? राजनीति के हित जुड़े थे, लालच जुड़ा था, लगाव जुड़ा था उनका। मुस्लिम लीग का गठन मुख्य रूप से औपनिवेशिक भारत के मुसलमानों के हितों की रक्षा करने के लिए हुआ था। यानी औपनिवेशिक जो ब्रिटिश सरकार थी ना, उनके बचाव के लिए ये सरकार का गठन हुआ, पार्टी का गठन हुआ था। विभाजन का इसका कोई कारण नहीं था। 1940 में जिन्ना ने जिद करके कारण ये मांग रखी थी, और मुसलमानों के लिए राष्ट्र की मांग को करने में एकता अग्रणी थी। यानी क्या? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग करने के एतबार से अग्रणी थी, यानी यही चाहती थी। ठीक इसी तरह कुछ संगठन भी थे जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हिंदुओं को लांबित करने की कोशिश में लगे थे। यानी हमारे भारत में भी हिंदू संगठन चलते हैं, आरएसएस वगैरह और भी हैं। यानी वो भी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जैसे पाकिस्तान अपने को मुस्लिम राष्ट्र इस्लामिक बनाना चाहता है, ऐसी हमको भी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। बहरहाल भारत की कौमें सरकार के आधार पर नेता के सभी नागरिकों को समान दर्जा देने में हामी थी, चाहे नागरिक किसी भी धर्म का हो। यानी हमारे भारत में क्या था? सभी को समान रखा गया, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, ना कोई बौद्ध, ना कोई जैन। यानी सभी को क्या किया गया? समान रखा गया। वे भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहते थे जहां किसी एक धर्म के अनुयायियों और दूसरे धर्मावलंबियों को क्या किया जाए? प्रोत्साहित किया जाए। के ऊपर वीरता दी जाए, अथवा किसी एक धर्म के विश्वव्यापियों के मुकाबले बकायों को ही हीन समझा जाता था। ऐसा नहीं था कि जो धर्म के आधार पर इनको हीन समझा जाए, हमसे अलग है, ऐसा कुछ नहीं था हमारे भारत में। वे मानते थे कि नागरिक चाहे किसी भी धर्म को माने, उसका दर्जा बाकी नागरिकों के बराबर ही होना चाहिए। हमारे यहाँ जो भी जो अल्पसंख्यक थे, उनको सभी को समान अधिकार दिए गए, समान सम्मान दिया गया, और उनको कहा गया कि आप जैसे हिंदू रहते हैं आप ऐसे ही रहो, आप जो भी धर्म अपनाना चाहते हो ऐसा धर्म अपना सकते हो। नागरिकता की कसौटी में धर्म को नहीं माना जाना चाहिए। यानी हम नागरिक हैं, कोई धर्म से हमें कोई लेन देना नहीं है। हमारे नेतागण धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्शों को हिमायती थे। हमारे जो जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री बने थे, ये क्या धर्मनिरपेक्ष के बड़े अनुयोजन हिमायती थे, उसका आदर्श करते थे। उनके इस आदर्श को अभिव्यक्ति की भारतीय संविधान में हुई है। अब इसके सामने हम आपको और भी आगे पढ़ाएंगे। अब रजवाड़ों का विलय हम अगली वीडियो में लाएंगे। इसीलिए जो भी आपको कोई अगर क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो, और आपका जो कोई क्वेश्चन होगा मैं आपको क्वेश्चन का आंसर देने के लिए कोशिश करूँगा और दूँगा ही। अगर कोई मुझ पर त्रुटि हो गई हो तो माफ़ करना भाइयों। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और आपके सपोर्ट की मुझे अभी सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मैं अभी आपके सपोर्ट के माध्यम से ही आगे बढ़ूँगा। और अभी मैं इतनी बना रहा हूँ, इससे आगे और मैं सुधार करूँगा और अच्छी वीडियो बनाऊँगा। इसीलिए आप सभी से निवेदन है, और मिलते हैं दूसरी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।